बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समय जी क्लास स्टार्ट करना। आवाज सर जी शुरू करने लगे। सबसे पहले हम बात करने लगे एसोसिएट की। सर एसोसिएट्स क्या होते हैं? जो एसोसिएटेड लोग हैं, एसोसिएटेड लोग यानी जिनका ताल्लुक होता है ना, उनको एसोसिएटेड कहते हैं। एसोसिएट का मुराद होता है ताल्लुक। अच्छा, दो पर्सन कब एसोसिएट होंगे? सर उसने कहा जब वन पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाए, when one person reasonably be expected to act in accordance with the intention of the, when one person may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the person, तो वो एसोसिएटेड होते हैं, यानी मुतलका लोग हैं, ताल्लुक है उनका। सर ए और बी आपस में दोस्त है, और जो ए कहता है वही बी करता है, तो ए और बी एसोसिएट हो गए। ठीक हो गया? ए और बी आपस में दोस्त है, और जो सी कहता है ना वही ए भी करता है और वही बी भी करता है। अब ये दोनों भी एसोसिएट हो गए। बोथ पर्सन में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द इंटेंशन ऑफ द थर्ड। ठीक हो गया? टू पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट। दो पर्सन सिर्फ इस वजह से एसोसिएट नहीं माने जाएंगे कि वो क्या है, एम्प्लॉइज है। यानी अगर सी एम्प्लॉयर है और ए और बी एम्प्लॉइज हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि ए भी एम्प्लॉय है सी का और बी भी एम्प्लॉय है सी का, ए और बी को एसोसिएट नहीं माना जाएगा। ए और सी को भी एसोसिएट नहीं माना जाएगा, बी और सी को एसोसिएट भी नहीं माना जाएगा, और ए और बी को आपस में भी एसोसिएट नहीं माना जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय होना उनको एसोसिएट नहीं। Two persons shall not be associated solely by reason of the fact that one person is the employee of other, or both person are employee of the third person. C employer था और वो कहते हैं कि टू पर्सन को एसोसिएट नहीं माना गया सिर्फ इस वजह से कि एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉय। और दूसरे नंबर पे टू पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएटेड सोली by reason of the fact that one person is the employee of the other, or both persons are employee of the third person. Following shall be treated as associate. ये लोग एसोसिएट ट्रीट किए जाएंगे, an individual and relative of the individual. सर कुछ लोगों को फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट, कुछ लोगों को एसोसिएट ट्रीट किया जाएगा, इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। इन लोगों को एसोसिएट ट्रीट किया जाएगा। ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट्स और मे बेनिफिट फ्रॉम अ ट्रस्ट। कोई भी जो ट्रस्ट है या जो बंदा ट्रस्ट से बेनिफिट ले सकता है वो। मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर पार्टनरशिप एओबी और एक मेंबर इसका, ये लोग आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। मेंबर ऑफ एओपी एंड द एसोसिएशन। अच्छा अब अगली बात सुनना, एओपी का मेंबर और एक दूसरी एसोसिएशन, अगर एओपी इस एसोसिएशन को 50% से ज्यादा ओन करती है, या एओपी का मेंबर इस एसोसिएशन को 50% से ज्यादा ओन करता है, तो जनाब ये भी एसोसिएट कहलाए।
शेयर होल्डर एंड द कंपनी, ये भी एसोसिएट्स होते हैं। शेयर होल्डर और कंपनी ये दोनों भी क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। वेयर द शेयर होल्डर आइदर अलोन, जहां शेयर होल्डर अकेला या एसोसिएट के साथ पूरी कंट्रोल करता है एंटिटी को डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन। सर शेयर होल्डर, अगर किसी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और कंपनी एसोसिएट होते हैं, अगर शेयर होल्डर अकेला या किसी एसोसिएशन के साथ मिलकर कंट्रोल करता हो उस कंपनी को। सब कंट्रोल करने का मतलब समझते हैं, कंट्रोल करने का मतलब होता है कि उसके पास 50% वोटिंग पावर हो। कंट्रोल करने का मतलब कि उसके पास 50% राइट्स हो। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि उसके पास 50% मोर राइट टू डिविडेंड, 50% मोर राइट टू कैपिटल, 50% मोर वोटिंग पावर इन द कंपनी। कोई एक पूरी हो जाए, कोई एक पूरी। शेयर होल्डर और कंपनी आपस में एसोसिएट होंगे अगर शेयर होल्डर के पास अकेले या किसी एसोसिएशन के साथ मिलकर 50% वोटिंग पावर, 50% राइट टू डिविडेंड या 50% राइट टू कैपिटल। यानी आपको मैं एक बात बताऊं, अगर वो 50% का शेयर होल्डर है तो ऑटोमेटिकली 50% वोटिंग पावर होगी। तो जब शेयर 50% होंगे तो 50% डिविडेंड भी मिलेगा, तो जब शेयर 50% होंगे तो 50% कैपिटल भी होगी। ठीक होगी। टू कंपनीज आपस में एसोसिएट होंगी कब, where a person either alone or together with associate control either directly or through one or more interposed person। सर एक बंदा है मिस्टर ए और ये डायरेक्टर है कंपनी का। असल में ये डेफिनेशन सी लॉ की डेफिनेशन है, ये बस इम्पोज कर दी गई है कि मुख्तलिफ जगहों पे 2-4 बार एसोसिएट लिखा है तो एसोसिएट का मतलब आपको पता हो। सर मिस्टर ए डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड का भी और ABC लिमिटेड का, तो ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हो। मेरी बात समझ आ गई? दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज होंगी, टू कंपनीज, ये टू कंपनीज एसोसिएटेड कंपनीज होंगी वेयर अ पर्सन आइदर अलोन, जहां को बंदा अकेला या एसोसिएट के साथ कंट्रोल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन। क्या कंट्रोल करता है? 50% वोटिंग पावर, 50% राइट टू डिविडेंड, 50% और मोर राइट टू कैपिटल। सर देखिए, वोटिंग जो डायरेक्टर्स हैं, दो बंदे, जहां पर दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज होंगी जहां एक बंदा अलोन या टुगेदर विद एसोसिएट कंट्रोल करे either directly through one or more interperson 50% of voting power in both companies, 50% or more right to dividend in both companies, 50% more right to capital in both companies। सर अगर ऐसा हो तो ये एसोसिएट माने जाएंगे, एसोसिएट माने जाएंगे। दो पर्सन सिर्फ इस, सर दो पर्सन एसोसिएट नहीं होंगे अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाए कि एक बंदा दूसरे की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। दो बंदे एसोसिएट नहीं होंगे अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाए कि एक बंदा दूसरे की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है। रिलेटिव से क्या मुराद है? एंसेस्टर्स कहते हैं अपने से ऊपर वालों को, दादा दादी माँ बाप। डिसेंडेंट्स कहते हैं अपने से नीचे वालों को, बहन भाई, सॉरी डिसेंडेंट्स कहते हैं any ancestors and descendants of the grandparents, grandparents के descendants, or an adopted child।
अडॉप्टेड चाइल्ड या इंडिविजुअल और उसके स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, उसकी बीवी। डिसेंडेंट्स में बच्चे सारे शामिल हो ही गए। स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल और एनी पर्सन, ठीक हो गया। ऊपर भी अडॉप्टेड चाइल्ड भी डाल दिया, तर ऊपर के सारे रिश्तेदार, बीवी बच्चे भी आ गए, और इसके साथ क्या आ गया, स्पाउस अडॉप्टेड चाइल्ड भी आ गया। तो रिलेटिव की डेफिनेशन में ये शामिल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसकी बहुत ज्यादा बारीकी में जाए, इसको सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं समझता कि इसको पेपर में टेस्ट होना चाहिए एज ए रट्टा, ठीक है। सिर्फ इसको रीड करके कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे यार, एक बंदा दूसरे पर, मैं कंक्लूजन आपके साथ डिस्कस करने लगा, एक बंदा दूसरे बंदे पर इन्फ्लुएंस कर सकता है इस तरह के वो उसकी मर्जी के मुताबिक एक्ट करेगा, या दोनों बंदे किसी तीसरे बंदे की मर्जी के मुताबिक एक्ट करेंगे, तो जनाब ये एसोसिएट माने जाएंगे। अलबत्ता अगर वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन है तो एसोसिएट नहीं माने जाएंगे, और अगर दोनों बंदे कुलीग्स हैं और ऊपर एम्प्लॉयर है तो वो आपस में एसोसिएट नहीं माने जाएंगे। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको एसोसिएट समझा जाता है। एक बंदा इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव का रिश्ता एसोसिएट समझा जाता है। ट्रस्ट और बेनिफिशियरी का रिश्ता एसोसिएट समझा जाता है। मेंबर्स और पार्टनरशिप और पार्टनर का रिश्ता एसोसिएट समझा जाता है। वो मेंबर जिसके पास 50% वोटिंग पावर है वो भी एसोसिएट समझा जाता है। वो शेयर होल्डर, अच्छा वो कहता है मेंबर ऑफ एओपी जिसके पास कंपनी का शेयर 50% वोटिंग पावर या राइट है तो उसको एसोसिएट समझा जाता है। डी पॉइंट ये था। ई, वो शेयर होल्डर जिसके पास 50% वोटिंग पावर या राइट टू डिविडेंड या राइट टू कैपिटल उसे एसोसिएट समझा जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सर पॉइंट नंबर ई, वो दो कंपनीज जिसके हवाले से एक बंदे के पास उन दोनों के 50% वोटिंग पावर या 50% राइट टू डिविडेंड या 50% कैपिटल हो तो उसे एसोसिएट समझा जाता है। दो पर्सन को एसोसिएट नहीं समझा जाएगा अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाए कि नाइदर पर्सन में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। दो बंदों को एसोसिएट नहीं समझा जाएगा अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाए इन नाइदर पर्सन, इन दोनों में कोई बंदा भी एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक नहीं चलेगा। रिलेटिव से क्या मुराद है सर? ऊपर वाले एंसेस्टर्स और नीचे वाले डिसेंडेंट्स, यानी माँ बाप दादा दादी और नीचे वाले बच्चे या पोते या अडॉप्टेड चाइल्ड या बीवी, ये सारे रिलेटिव की डेफिनेशन। सर जी ओपन मार्केट प्राइस क्या होती है? बार बार वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये वाली बात कही गई। ओपन मार्केट प्राइस से मुराद है फेयर मार्केट प्राइस, वो प्राइस जो कि ओपन मार्केट से फेच की जा सकती है, इतने का मार्केट में बिक जाएगा। वही आइटम या सिमिलर आइटम। सिमिलर सप्लाई क्या है? means any other supply of goods which closely or substantially resembles the character, quantity, component and material of goods. Similar supply का मतलब है कोई भी सप्लाई जो क्लोजली रिजेंबल करती है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी, कंपोनेंट एंड मटेरियल, तो उसको सिमिलर सप्लाई कहा जाता है। क्या मुराद है? टैक्स पीरियड से भाई पेज नंबर बताएगा टैक्स पीरियड का? 314 सर, हैंड रेज कर दीजिए। डिस्टॉर्ट हो रही है वॉइस जी, और अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए।
टैक्स पीरियड। सर अब मैंने आपको कल बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न साल में एक बार जमा होती है ना, लेकिन सेल टैक्स रिटर्न एक महीने में एक बार होती है, हर महीने की जाती है। कॉटेज इंडस्ट्री, कल डेफिनेशन कराई थी कॉटेज इंडस्ट्री की। कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं घरेलू इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है घरेलू इंडस्ट्री को। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो घरों में दस्तकारी होती है, इंडस्ट्री लगती है, उसको प्रमोट करती है और उसके लिए करती है कि जो घरेलू इंडस्ट्री से आइटम बनाएगा उस पर सेल टैक्स नहीं लगेगा। अब जाहिर सी बात है, सेल टैक्स ना लगने का क्या मतलब है? प्राइस कम हो जाएगी ना। 100 रुपए की चीज जिसमें टैक्स लग के 117 की हो जाती है, वो 100 की रहेगी। समझ आ रही है सर? कॉटेज इंडस्ट्री हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर है जो फुलफिल करता है ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इंडस्ट्रियल गैस या कनेक्शन ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में वाकई हो। अच्छा, यानी छोटे लेवल का काम है ना, घर के अंदर कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे तो उसने ये कहा था कि इंडस्ट्रियल गैस और बिजली का कनेक्शन ना हो। दूसरे नंबर पर उसने कहा था रेजिडेंशियल एरिया में वाकई, रेजिडेंशियल एरिया में वाकई। तीसरे नंबर पर उसने कहा था लेबर जो है वो 10 वर्कर से ज्यादा ना हो। और चौथे नंबर पर उसने कहा था एनुअल टर्नओवर 3 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। अगर ये चारों शर्तें पूरी हो गई तो वो कॉटेज इंडस्ट्री, ना मीटर इंडस्ट्रियल ना जगह इंडस्ट्री। बंदा भी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सालाना टर्नओवर 3 मिलियन से ज्यादा, यानी सेल महीने की 25 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाए तो ऐसी इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाए। और कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में याद रखिएगा कि ये जो भी आइटम बनाएगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। जी भाई, आगे इंशाल्लाह कल पढ़ूंगा। नहीं होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन, जो एग्जाम गुड्स बेचता है उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। मैंने क्या बात करनी थी, हाँ कॉटेज इंडस्ट्री पर छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं इनको सपोर्ट किए। सर एक कॉन्सेप्ट है क्रस्ट, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। सर जी ये बात समझिए, क्रस्ट को कैसे डील करें? कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। एग्जांपल, ए ने एक प्रोडक्ट खरीदी 100 रुपए की और उस पर पे किया 17% टैक्स, और इसने बेची बी को 200 रुपए की और इस पे चार्ज किया 17%, जो बन गया 30। सर 34 का सेल किया है तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 34। और इनपुट टैक्स कितना हो गया? 17। और सेल टैक्स पेबल कितना हो गया? सर जी यहां तक ये बात क्लियर है? बी ने आगे सी को बेचा 300 का, आउटपुट टैक्स
51। अब मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, आउटपुट टैक्स 51, इनपुट टैक्स कितना आ गया 7। अब जब पहले इन्हें रिटर्न जमा कराई और ये सारी डिटेल उसने दी, फिर बी ने रिटर्न जमा कराई, बी ने ये सारी डिटेल दी। जब बी ये कहेगा ना कि ये 200 का मैंने टैक्स पे किया हुआ है, तो टैक्स वाले फौरन इसको किससे रिलेट करेंगे, इसके साथ। गौर करें, बी का जो इनपुट टैक्स है वो ए का आउटपुट टैक्स है, यस और नो। तो भैया होता ये है कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो इनपुट टैक्स, एक बंदे के इनपुट टैक्स को दूसरे बंदे के आउटपुट टैक्स के साथ क्रॉस मैच करता है, क्रॉस मैच करता है। सर इस क्रॉस मैचिंग को 217 34 और वो वहां से आउटपुट 34 है, वो आउटपुट इस इनपुट के साथ क्रॉस मैच हो, बकिया 17 पे एफबीआर वाले वसूल कर लेंगे। सर ये जो क्रॉस मैचिंग है ना, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए हो रही है और उस सिस्टम का नाम क्लस्टर सेल्स टैक्स के पास मींस द कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न, also referred to as computerized risk-based evaluation of sales tax. सर जी बात क्लियर हो गई? यस और नो? मैं कह यार ठंड थोड़ी ज्यादा ही हो गई है। अच्छा जी, ड्यू डेट रिटर्न कब तक जमा करानी? अगले महीने की 15 तारीख। जिस महीने की रिटर्न है उससे अगले महीने की 15 तारीख तक रिटर्न जमा करानी। In relation to the furnishing of a return means 15th day of the month following the end of the tax period or such other date as the board may specify, and different dates may be specified for furnishing of different parts or nature of the return. 15th day of the month following the end of tax period or such other date as the board may specify. सर फरवरी की रिटर्न कब तक जमा होगी? मार्च की 15 को। और अगस्त की रिटर्न कब जमा होगी? सितंबर की 15। बस ये बात। Tax levied under the provisional law or laws relating to Islamabad Capital Territory declared by the federal. सर प्रोविजनल सेल टैक्स सर्विसेज पे होता है, पता है ना? सर्विसेज पे जो टैक्स होता है वो सूबे लगाते हैं, वो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स होता है सर। यहां से मैंने पढ़ाना शुरू करना था आज। चले सर, सेल्स टैक्स कितना परसेंट होता है? 17% होता है। किस पे लगता है? सप्लाई पे। और आपको बता चुका हूँ कि मैं सेल पर, इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, कंजम्पशन पर सेल टैक्स। ऐसा ही है ना सर? कितने परसेंट? 17% सेल टैक्स। सर अगली बात समझने की पता क्या है? अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड ना हो और वो परचेज करे तो टैक्स वालों ने उसके लिए सजा रख दी, और वो सजा क्या है? इस पर 3% फर्दर टैक्स, 3% फर्दर टैक्स, 17% नहीं हो गया, प्लस 3%।
वो जो इसको 20 नहीं कहना, 17 नॉर्मल है, 3 फर्दर है, यानी वो तो लगना ही लगना थी 17, 3% फर्दर टैक्स लगेगा। कौन? जो अनरजिस्टर्ड खरीदेगा। अब जेब में फौरन आता है यार मैं भी अनरजिस्टर्ड हूँ, मैं कोई रजिस्टर्ड तो नहीं, अभी जाके जूस पीऊंगा तो 17% लगेगा या 20% लगेगा? एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं सर कि 20%, इस रूल की कुछ एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन है एंड कंज्यूमर। जो बंदा भी एंड कंज्यूमर होता है ना, उस पर 3% फर्दर टैक्स नहीं लगता। एंड कंज्यूमर पर 3% फर्दर टैक्स। सर आपके साथ डिस्कस करने लगा, सेल्स टैक्स 17% पे लगेगा, चार्ज होगा, लेवी होगा, पे होगा ऑन द वैल्यू ऑफ taxable supplies made by the registered person during any taxable activity carried on by him. Goods imported into Pakistan, irrespective of the final destinations in territories of Pakistan, where the taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, he shall be charged a further tax at the rate of 3% of the value in addition to the normal rate of 17%. सर 3% फर्दर टैक्स लगेगा, इसका नाम ही फर्दर टैक्स होता है। सर किन पर नहीं लगेगा? एक्सेप्शन, सबसे पहली बात एग्रीकल्चर कस्टमर्स, कंज्यूमर्स पर। डोमेस्टिक बिजली जो दी जा रही है घरों में, उन पर भी 3% फर्दर नहीं लगेगा। सीएनजी 3% फर्दर नहीं लगेगा। मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, केरोसिन फ्यूल ऑयल, इस पर भी 3% फर्दर नहीं लगेगा। गुड्स सोल्ड बाय द रिटेलर टू एंड कंज्यूमर, सर गुड्स सोल्ड बाय द रिटेलर टू एंड कंज्यूमर, इस पर भी 3% नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर इंक्लूडिंग फूड बेवरेजेस, सर ये जो लिख दिया ना आपको, फूड सोल्ड बाय रिटेलर टू एंड कंज्यूमर, इसमें हम सारे फॉल करते हैं, हम एंड कंज्यूमर होते हैं ना सर। ये बात सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर, सर जी खाने पीने की, फर्टिलाइजर, व्हीकल की चीजों पर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड स्केड्यूल आइटम पर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। सर ये अभी डिस्कस करता हूँ। सर सेकेंड हैंड worn clothes and other worn articles, ये क्या होता है? लंडा, लंडे की आइटम्स पर जो सेकंड हैंड worn क्लॉथ होते हैं उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। सर फर्टिलाइजर, खादों पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। स्टील मेल्टर, सी रोलर, शिप ब्रेकर, फर्दर टैक्स नहीं लगता। सप्लाई ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑयल, फर्दर टैक्स नहीं लगता। फिफ्थ स्केड्यूल आइटम जो होती है जीरो रेटेड सप्लाईज पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। अगर आपने गवर्नमेंट को चीजें सप्लाई की हैं उस पर फर्दर टैक्स नहीं, इन सारे लोगों पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। भाई इसके अंदर तो उसने हमें कहा है कुछ ऐसी बात नहीं की, लेकिन गाड़ियों की रीसेल जो बंदा खरीद रहा होता है वो एंड कंज्यूमर ही होता है ना, इसलिए उस पर फर्दर टैक्स नहीं लेगा अगर एंड कंज्यूमर होगा। सर एक बात आपसे और कर दी है, बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, जरा पढ़िएगा। लिखा हुआ है टैक्स पे किसने करना है? टैक्स पे किसने करना है? जिसने चीजें बेची है उसने पे करना है, जिसने सर्विस प्रोवाइड की है उसने पे करना है, जिसने इंपोर्ट की है उसने पे करना है। जाहिर बात है जिसने सप्लाईज की है, जिसने इंपोर्ट की है, जिसने टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड की है, उन्होंने ही टैक्स पे करना होता है ना। यस, जो चीजें सप्लाई कर रहा है वो पैसे ले रहा है, उन पैसे पर आपको टैक्स चार्ज किया हुआ है, वो उसने किसको जमा कराना है? यार ठीक हो गया। लेकिन थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, कुछ आइटम्स हैं
थर्ड स्केड्यूल के नाम से। यहाँ पर टैक्स मैन्युफैक्चरर पे करता है। कौन पे करता है? जो चीजें बेच रहा होता है वो नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर पे करता है। 4.1 में पढ़ा चुका हूँ, 3.2 पे वापस आया हूँ। कुछ चीजों पे टैक्स मैन्युफैक्चरर पे करता है। समीर कपूर ने कहा है लंडे के कपड़ों में से पैसे निकल आए तो उस पर भी टैक्स लगेगा। चलो यार, आपका मकसद पूरा हो गया, सवाल का जवाब आपको मिल गया। भाई सिर्फ इतना याद करना है कि सेकेंड हैंड बॉन्ड्स आइटम पर ना रेस्पेक्ट फर्दर टैक्स नहीं लगता, उससे आगे रिसर्च नहीं करनी। ठीक है, आप तो भाई बहुत गहराई में चले गए हैं। जी बिल्कुल, मैंने उसी का ही जवाब दिया। अच्छा जनाब, sales tax at 17% will be charged on the retail price on the goods specified in third schedule. The manufacturer shall legibly and prominently print and emboss retail price along with the amount of sale tax on the packet, container, package, cover or label। ठीक हो गया? फेडरल गवर्नमेंट में exclude from or include into said schedule any taxable supply fruit and juices, fruit and vegetable। सर दो बातें आपसे करनी थी, उन्हें गाल लगे खराब कर देती है। मैन्युफैक्चरर टैक्स जमा कराएगा और ये टैक्स हमेशा किस पर लगेगा? रिटेल प्राइस पर लगेगा। मैन्युफैक्चरर टैक्स जमा कराएगा और टैक्स लगेगा भी हमेशा रिटेल प्राइस पर। नीचे लिस्ट है, जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, लिस्ट जल्दी से पढ़िए। सर जी अगर आप गौर करेंगे कि सारी आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, यानी जो ग्रोसरी आप रूटीन में करते हैं उसमें क्या सर नहीं लेते? शैम्पू, शेविंग क्रीम, जूसेस, मिर्चें, घर के नॉर्मल सामान की, स्पाइसेस सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, ये जो शान के मसाले और नेशनल के मसाले वो सारे, सिगरेट है, डिटर्जेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, टी, मिल्की ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, सीमेंट्स। ये सीमेंट एक रूटीन की ग्रोसरी आइटम नहीं है। तो बाकी मेरा ख्याल है मेजर सिरप एंड स्क्वैशेस, शू पॉलिश, पाउडर ड्रिंक्स, टॉयलेट सोप, बेवरेजेस और टूथपेस्ट, ये सारी चीजें जो है ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है। और थर्ड स्केड्यूल आइटम का मतलब समझते हैं? दो बातें, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स लगाना है और रिटेल प्राइस पर टैक्स लगाना है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। सर होता पता क्या है, नेस्ले वालों ने जूस बनाया, उन्होंने कहा 28 रुपए का जूस है, 28 रुपए का जूस है और 7 रुपए का टैक्स। अट्ठाईस रुपए का जूस है और 7 रुपए का टैक्स। नेस्ले वालों ने डिसाइड कर लिया कि इसकी रिटेल प्राइस क्या होगी और मार्केट में ये कितने का बिकेगा। मार्केट में बिकेगा, रिटेल प्राइस 28 रुपए है और मार्केट में कितने का बिकेगा? 35 रुपए का बिकेगा। ये नेस्ले वालों ने डिसाइड कर दिया। अब नेस्ले वाला जब रिटेलर को ये जूस देगा तो कितने का देगा? यार आखिर तो उसने भी पैसे कमाने हैं ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो उसे 35 का ही दे दे। वो उसको मिसाल के तौर पे 32 रुपए का देगा, लेकिन इस 32 रुपए में टैक्स की अमाउंट कितनी होगी? 7 रुपए पूरी होगी, क्योंकि टैक्स लगना था रिटेल प्राइस पे जो पहले ही नेस्ले वाले ने लगा। यानी कि यहाँ पर जो टैक्स लग रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग पर लग रहा है।
मैन्युफैक्चरिंग हुई, टैक्स लग गया, नेस्ले वाले ने 7 रुपए टैक्स और 28 रुपए जो रिटेल प्राइस है उस पर टैक्स पहले ही 7 रुपए लगा दी। 7 रुपए टैक्स हो गया और 25 रुपए असल में क्या हो गई उस बंदे को, ये 25 रुपए कीमत है उस दुकानदार के लिए जिसने एंड कंज्यूमर को बेचना है, एंड इसने 32 रुपए का खरीदा और कितने का बेच दिया, 35 रुपए का बेच दिया। सर आप गौर करना, यानी आपको मैं एक बात लॉजिकली समझाता हूँ, जो बच्चे जिनको थोड़ी सी, जिनको पता है कि यार जनरल स्टोर है, अगर मिसाल के तौर पे मेरा जनरल स्टोर है, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं किसी को 35 रुपए का जूस बेचता हूँ तो 7 रुपए मैं जाता हूँ एफपीआर में जमा कर, ऐसा नहीं। मुझे तो यार 33 का आता है, मैं 35 का बेचता हूँ, मेरी जो सरदर्द नहीं है, जनरल स्टोर वाला ये सोचता है कि मुझे 32 रुपए का मिला, मैंने 35 रुपए का बेचा। वो जो मैन्युफैक्चरर है ना, सारी गेम उसने सेट कर दी है, उसने पहले ही रिटेल प्राइस 28 रुपए सेट करके उस पर 7 रुपए का टैक्स पहले ही फाइनल कर लिया हुआ है, और मैन्युफैक्चरर ने ही वो टैक्स एफपीआर को जमा करा। 7 रुपए का टैक्स फाइनल हो चुका हुआ है, 28 रुपए एंड कंज्यूमर को 28 का मिलना है, ये बात फाइनल हो चुकी हुई है। अब वो उसने अपना मार्जिन रख के किसको दे दिया, दुकानदार को 32 रुपए का दे दिया, और आगे दुकानदार ने एंड कंज्यूमर को 35 रुपए का दे दिया, और 30 रुपए 3 रुपए दुकानदार ने कमा लिए। आसान था सर जी, बात समझ में आ रही है? टेक्निकली ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि वो दुकानदार से जिससे आपने 35 का यूज खरीदा है वो फौरन आपका 7 रुपए लेके एफपीआर की दफ्तर पे चला जाएगी, भाई ये टुकड़ों में अपना काम, ऐसा नहीं। आइटम्स जो हमारी रूटीन की आइटम्स है, जैसे ये तो लिस्ट की कुछ आइटम है, तो इसका ये काफी बड़ा, उसमें और काफी चीजें, तो कॉन्सेप्चुअली आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यार ये थर्ड शेड्यूल आइटम पे टैक्स जमा किसने कराना है एफपीआर को, मैन्युफैक्चरर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4.1 क्यों पढ़वाया, ताकि आपको ये बात समझा सकूं कि जनरल रूल ये है कि जो बंदा सप्लाई करेगा वो जमा कराएगा, जो बंदा सर्विसेज देगा वो जमा कराएगा, जो बंदा इंपोर्ट करेगा वो जमा कराएगा। सर जी लेकिन करंट सिनेरियो में जब थर्ड स्केड्यूल आइटम हो तो टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैन्युफैक्चरर की होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पहले ही रिटेल प्राइस फाइनल करके पहले ही सेल प्राइस निकाल लेता है, और उसने पहले ही टैक्स डिसाइड कर दिया होता है कि इतनी रिटेल प्राइस होगी, इस पे इतना टैक्स आएगा। वरना आप सोचे कि यार अगर नेस्ले वाले सिर्फ ये सोचे कि यार हमने 30 रुपए का बेचना बस ठीक है, तो शायद इसकी प्राइस 37 रुपए 26 पैसे होगी। लेकिन इन लोगों ने वर्किंग की होती है कि एंड कंज्यूमर ये कितने का खरीदेगा, 35 का खरीदेगा, एक राउंड फिगर है तो ज्यादा बेहतर है, और वो 35 रुपए की राउंड फिगर ले लेते हैं और फिर वहां से वर्क बैक करके कहते हैं कि इतना टैक्स है और इतना, फॉर एग्जाम्पल इसकी रिटेल प्राइस। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो इन्होंने पहले वर्किंग की होती है। आसान अल्फाज में मैंने आपको काफी डेप्थ में कॉन्सेप्ट बता दिया कि यार अगर आप कभी किसी दुकानदार के पास जाए तो आपके दिल में ये ना हो कि ये 35 का जूस मैंने खरीदा तो ये 7 रुपए का टैक्स कल जमा कराने जाएगा, वो थर्ड का जो आइटम उसने कभी भी टैक्स जमा कराने नहीं जाना, क्योंकि टैक्स उस प्राइस के अंदर ऐड हो चुका था जब उसने खरीदा था, और वो थर्ड का जो आइटम वाला टैक्स जमा किसने कराना है, मैन्युफैक्चरर ने जमा कराना है। दो बातें याद रखिएगा थर्ड स्केड्यूल आइटम के बारे से, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स, अगर समझ आ गया ठीक है, नहीं तो दो बातें काम की है वो याद रख ले पेपर पॉइंट। थर्ड स्केड्यूल आइटम में टैक्स मैन्युफैक्चरर जमा कराता है और रिटेल प्राइस पर जमा कराता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया और ये दो बातें समझ आ गई तो भी काफी है। थर्ड कैजुअल आइटम पर टैक्स मैन्युफैक्चरर जमा करवाता है और रिटेल प्राइस पर जमा करवाता है।
मैन्युफैक्चरर जमा कराता है और रिटेल प्राइस पर जमा कराता है। सर जी चले आगे। Special rates of tax. The board with the approval of the federal government is empowered to prescribe any higher or lower rate of tax in respect of any class of taxable goods. Board with the approval of the federal government is empowered to prescribe any higher or lower rate of tax in respect of any class of taxable goods. बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा फेडरल गवर्नमेंट को कि आप हायर रेट या लो रेट जो आपको बेहतर लगता है वो टैक्सेबल गुड्स पर लगा दें। सर एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है। एक्स्ट्रा टैक्स यानी 17% के अलावा इजाफी टैक्स। सर मिसाल के तौर पर डीवीडी प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, इन चीजों पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। 17% से ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 17% हो सकता है। यानी 17% जीएसटी तो लगना ही लगना है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स मजीद 17% तक लग सकता है। किन चीजों पे लगानी है और कौन लगाएगा? सर एफपीआर जो है वो लगा सकता है, जिस चीज के बारे में चाहे, जिस तरह चाहे, जिस तरीके से चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस आइटम पर चाहे, जिस क्लास ऑफ कंपनीज पे चाहे टैक्स लागू कर सकता है। सर पढ़िएगा, the board with the approval of the federal government is empowered to levy or collect tax at such extra rate or amount not exceeding 17% in addition to the amount of sales tax or retail tax levied under Sales Tax Act 1990. This tax shall be levied on the value of such goods or class of goods on such person or class of person in such mode and manner. सर गौर करें, 17% तक एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है। कैसे लगेगा? Tax shall be levied on the value of such goods, class of goods, or such person or class of person, such mode, manner, and time, and such condition and limitation as may be specified. टैक्स वाले चाहें तो जिस तरह का टैक्स चाहे, जिन चीजों पर टैक्स चाहे, जिन बंदों पर टैक्स चाहे, जिस तरीके से टैक्स चाहे, जिस वक्त टैक्स चाहे, जिन कंडीशंस के तहत चाहे टैक्स लागू कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह हाजिर हैं पे करने के लिए। ठीक है, ले सर। बड़ा टैक्स है यार, कैपेसिटी टैक्स। सर गाड़ियों की कैपेसिटी होती है ना, 1000 सीसी की इंजन है तो उसकी कैपेसिटी और है 1300 सीसी है, 1600 सीसी, 2000 सीसी, ये कैपेसिटी टैक्स होता है। द बोर्ड में लेवी एंड कलेक्ट टैक्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस: production capacity of plant, machinery, undertaking, establishment, installation, production or manufacturing such goods. कैपेसिटी टैक्स है सर, मोटर की ना हॉर्स पावर होती है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है उस पे टैक्स। सर मोबाइल के, इस मोबाइल पे जिस तरह अब उन्होंने टैक्स इम्पोज किया है 13 पे, 13 प्रो पे जो टैक्स है, फिर 12 पे टैक्स है, फिर आईफोन एक्स से लेके 12 तक एक कैटेगरी डिफाइन कर दी। ये कैपेसिटी की बेस पे, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस पे उतना टैक्स। ठीक हो गया? तो बोर्ड लेवी करेगा और कलेक्ट करेगा टैक्स को प्रोडक्शन कैपेसिटी के, प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से भी। बाद मशीनरी मिसाल के तौर पे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है 100 पर मिनट, कुछ मशीनरी होती है उनकी 1000 पर मिनट होती है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेस पर टैक्स वेरी करता है। जी भाई, इंपोर्ट टैक्स है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, सेल्स टैक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लग कैपेसिटी की बेस पर है। ठीक है, मॉडल की बेस पर, कैपेसिटी की बेस पर, उसकी रैम और उसके फीचर्स बेहतर है इसलिए उस पर ज्यादा टैक्स है। सर फिक्स बेसिस पर भी हो सकता है टैक्स, फिक्स बेसिस पर भी टैक्स लगाए जा सकते हैं, कैपेसिटी बेस पर भी लगाए जा सकते हैं। सीएनजी के वाले से भी टैक्स है,
2 पॉइंट्स दरमियान में मैं छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह वो कल कराऊंगा। सीएनजी वाला पढ़ लीजिए, कल क्लास है 11:30 से 1:30, ठीक है। 11:30 से 1:30 कल क्लास ऑनलाइन। बॉयज फिजिकल ज्वाइन कर सकते हैं शेरशाह कैंपस में, एक ही जगह से क्लास कर लूंगा ना तो सब लोग कवर हो जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा और बॉयज जो है वो फिजिकल कर लेंगे। सर जी, सीएनजी station, in case of supply of natural gas to CNG station, the gas transmission and distribution company shall charge sale tax from the CNG station at the rate of 17% on the value of supply to CNG consumers. Value of sale tax क्या हुआ? Price of natural gas plus charges plus rent plus commission plus all duties. इसमें ये सब शामिल है। सर आज की आखिरी बात है, फेडरल गवर्नमेंट और द बोर्ड इज ऑथराइज्ड टू लेवी in lieu of sale tax such amount of tax as it may deem fit on the suppliers or class of suppliers or any goods or class of goods. They are also authorized to specify the mode. फिर वही बात, एफपीआर वाले चाहे तो जिस बंदे पर, जिस पर्सन क्लास ऑफ पर्सन सप्लायर्स या क्लास ऑफ सप्लायर्स पर गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स पर टैक्स लागू कर सकते हैं जितना उनको बेहतर लगे, और जिस तरह वो चाहे मोड, मैनर और टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सर जी, दो बातें दरमियान में मैंने छोड़ दी है, टैक्स और रिटेलर, टैक्स और स्टील प्रोडक्ट। ये इंशाल्लाह आपको मैं कल करवाऊंगा। बताता चलूं आज के लिए कि कल हमारी क्लास 11:30 to 1:30 होगी, और दूसरे नंबर पे क्या बताना है, वहां पर होगी। कल का एजेंडा हमारा सेल्स टैक्स के बेसिक न्यूमेरिकल्स है, कोशिश होती है 4-5 दिन मजीद। ये थोड़ा सा एरिया है यूनिट 4 वाला, 2-3 स्लाइड्स ही होंगी यार, क्या हो गया ये। सर ये मैंने करवा दिया है, अच्छा भाई मैं आप बड़ा डरपोक आदमी है या अभी फिलहाल टेस्ट जो है ना वो नहीं रख रहे हम, मंडे वाले दिन भी टेस्ट नहीं है। थोड़ा सा मुझे ये कोर्स कवर करने में, और हम काफी करीब पहुंच चुके हैं कोर्स के। असल में बच्चे जब मैं टेस्ट रख लेता हूँ तो 2 पॉइंट्स, पहले मैंने वो टेस्ट रखा तो उसके लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि सेल टैक्स करने लगे, लेकिन सेल्स टैक्स अच्छा। अब बात ये है कि ये वाला यूनिट जो है ये कंप्लीट हो जाए रजिस्ट्रेशन से पहले का, तो इंशाल्लाह इसके बाद से टेस्ट प्लान, ठीक है। अभी फौरन मैं भी बात नहीं कर सकता टेस्टिंग में, मैं भी डर गया हूँ ना। तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे टेस्ट। लेकिन कल क्लास है और कल न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल बड़े वाले तो अभी हमने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंशाल्लाह कल आपको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक ले जाऊंगा, और इंशाल्लाह कल पढ़ने के लिए। ले सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।